हमने फेट ऑफ ग्लूकोज थ्योरी क्लास में पढ़ा है। हमने ये देखा था कि ग्लूकोज जो है इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड। वी हैव लर्नड लिटिल बिट अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ ग्लूकोज एंड आई मस्ट टेल यू इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो, जब हम आपका एनर्जी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो आपका टॉपिक सिलेबस में है, वहाँ पे हम ये बताएंगे कि बायोलॉजी या बायोलॉजिकल सिस्टम में ग्लूकोज कैसे आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि जो फूड आप लेते हैं, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ योर फूड इज फोटोसिंथेसिस वेयर प्लांट्स आर सिंथेसाइजिंग इट। और जो खाना आप खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वी हैव सीन इन टर्म्स ऑफ स्टार्च, शुगर, राइस and many other carbohydrate rich food material, जो कि आपके माउथ में and your stomach and your small intestine, they will digest this food, and because of digestion what happens is the carbohydrates are broken down into the simplest sugar, that is glucose. Okay, that we have seen, the fate of the food materials in the body theory में हमने शुरू में फर्स्ट क्लास में देखा था। और ये जो ग्लूकोज आपको मिलता है फूड डाइजेशन से, इट इज एंटर्स द ब्लड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड वेर एवर द बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, ग्लूकोज थ्रू द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। each and every cell in the body, let me tell you, requires energy to do work, and that energy is supplied by the breakdown of glucose. फेट ऑफ ग्लूकोज इन डिटेल हम ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में पढ़ेंगे जब एनर्जी कॉन्सेप्ट्स की बात हम करेंगे। ठीक है, so as I said, it is a source of energy, and also you will see that glucose is a starting material. It is a metabolic intermediate to prepare a wide variety of other biological molecules. Can you give me examples of other biological molecules which the glucose produces? Anybody recollects? We have discussed in fate of glucose in the theory class. मेरा मतलब समझ में आया ना क्वेश्चन का? मैंने क्या बोला? Glucose is not only a source of energy in the body, glucose is also a starting material to prepare n number of other biomolecules in the body. Can you give me some examples of biomolecules which are produced from glucose? मैम स्टार्च, सेल्यूलोज भी आए थे, मतलब उसी से प्रिपेयर होते हैं हमारे पास में जो उसके पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है मेरे बच्चे, वो प्लांट्स में होता है। चलो मैम ग्लाइकोजन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एनिमल बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है। प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में सेव होता है, और एनिमल बॉडी में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में है ना? यस, it is a reserve carbohydrate in animals. I told you if you recollect. Yes, ma'am. और कोई? Ma'am, cellulose. Okay, cellulose again in plants. ठीक है, और एनिमल बॉडी में कुछ और बता सकते हैं? ग्लूकोज से और क्या बनता है बायोमोलिक्यूल्स? कुछ और? मैम प्रोटीन। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड के साथ कंबाइन करके आप फैट्स बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अमीनो एसिड। फैट्स। ठीक, बिल्कुल ठीक बोला। फैट्स और लिपिड्स। ठीक है, ये सब हम ग्लूकोज से बॉडी हमारी बनाती है। ठीक है, the word glucose, comes from the Greek word glycus, which means sweet, and of course we have learned कि aldoses में ये suffix तो आना ही आना है ना? ये हमने पहले ही सीख लिया है। So that is how the word glucose has come into being. ठीक है, दो स्टीरियोआइसोमर्स ग्लूकोज के नोन है। आई एम टॉकिंग ऑफ द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यू नो वी हैव स्टडीड दिस आल्सो, द डी फॉर्म एंड द एनांटियोमेरिक एल फॉर्म। ठीक है,
एंड Yes, ऑल्सो ma'am. यू नो कि नेचर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, पहले भी मैंने तुम्हें बताया कि मोस्टली डी फॉर्म में है। डी शुगर से होता है, यस। डी में। और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी वो डी की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत ही मज़ेदार है बायोलॉजी का एक ये आप मिस्ट्री कहेंगे या क्या कहेंगे, जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना नेचर में वो सारे डी फॉर्म में है, और जितने अमीनो एसिड्स हैं ना और जितने प्रोटीन्स हैं उनमें अमीनो एसिड सारे एल फॉर्म में है नेचर में, ये आपको याद रखना है। दिस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड डेक्सट्रोज। मैंने आपको बताया था कि डेक्सट्रोज बोलते हैं क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। वेरी गुड। And we have also seen the reaction of glucose. So you know that glucose क्योंकि equilibrium में solution में open chain form present होती है, क्योंकि म्यूटारोटेशन शो कर सकता है, इसीलिए ग्लूकोज जो है वो reducing sugar है। सीख लिया है हमने ऑलरेडी ये, और यही प्रॉपर्टी ग्लूकोज की forms the basis of its estimation in the laboratory. ठीक बेटा? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। Now let us understand the basic principle behind the estimation of glucose. ठीक है? The reducing sugar, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो मैनोज हो, चाहे वो गैलेक्टोज हो, कोई भी reducing sugar हो, उसको हम वॉल्यूमेट्रिकली एस्टिमेट कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। क्या करते हैं? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स करते हैं। आपको ये बात पता है, अगर आपको याद हो जब मैंने फंक्शनल ग्रुप्स के आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे सेकेंड ईयर में, तो ये बताया था कि फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो लैब में हम क्या करते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी की फॉर्म में दो अलग अलग बॉटल्स में उसको स्टोर करते हैं, और जब हमें चाहिए तब उनके इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स कर लेते हैं। याद है सारे बच्चों को? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. है ना? व्हाट इज फेलिंग ए? फेलिंग ए इज अ Aqueous CuSO4. मैम एक्वस CuSO4 होता है, कॉपर सल्फेट। वेरी गुड शीतल। एंड फेलिंग बी And सोडियम like पोटेशियम टार्ट्रेट या फिर रॉकेल सॉल्ट जिसे हम रोशेल सॉल्ट बेटा, ठीक है, दैट इज योर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। That's ठीक right. है, इन द अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, दिस इज द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब इन दोनों को ना अलग अलग रखते हैं, और जब चाहिए हम तभी मिक्स करते हैं। ठीक है, तो जब हम उनको मिक्स करते हैं ना, तो ऐसा डीप ब्लू कलर का ना हमारे को कॉम्प्लेक्स बनता है कॉपर टार्ट्रेट। यू नो द डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टार्ट्रेट। केमिस्ट्री करवाऊंगी अभी 2 स्लाइड्स में आपको, तो अभी प्रिंसिपल समझ लें। ठीक है, जब हम कोई रिड्यूसिंग शुगर के सॉल्यूशन को इस कॉपर टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ में हीट करते हैं, है ना, तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूप्रिक आयंस जो है वो क्यूप्रस आयंस में रिड्यूस हो जाती हैं, और आपको रेड प्रेसिपिटेट मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। ठीक है, और जो आपका रिड्यूसिंग शुगर है वो इटसेल्फ इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डोनिक एसिड सॉल्ट। एल्डोनिक एसिड नाम भूल तो नहीं गए ना? नो मैम, जो ग्लूकोनिक एसिड No, हमारा ma'am. फॉर्म होता है ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज में, हाँ, ग्लूकोज में ग्लूकोनिक एसिड बनेगा बेटा। इन जनरल एल्डोसिस से एल्डोनिक एसिड्स बनते हैं, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. जो वॉल्यूम ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन हमने यूज किया, ठीक है, इस एस्टिमेशन में, यू नो, फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, that is used for estimating the amount of glucose in solution. आई मेरी बात समझ में? वॉल्यूम ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। कैसे होता है वो आगे केमिस्ट्री देखेंगे तो समझेंगे।
ब्रॉड आउटलाइन समझ में आ गई आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. नाउ ये जो हमारा मेथड है ना जिसकी मैंने तुम्हें बात करी, स्टोइशियोमेट्रिक नहीं है बेटा, इसमें ना बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते। बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आने के लिए देखो, आपको कोई भी एस्टिमेशन, यहाँ पे जो एस्टिमेशन दिख रही है इसमें दो चीजें हैं। आपने एक तो फेलिंग सोल्यूशन यूज करना है, ठीक है, और एक आपने यूज करना है ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है, जिसको आप एस्टिमेट कर रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. Now, your Fehling solution is not a primary standard. So, if it is not a primary standard means, जब आप उसका वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन कर रहे हैं तो पहले आप उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। Yes, ma'am. Yes, ना, ma'am. है ना? तो हम Yes. क्या करते हैं, मैंने जैसे बोला कि इस एस्टिमेशन में हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं बेटा, है ना? तो जो फेलिंग सोल्यूशन है वो सेल्फ इंडिकेटर है, लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, एक तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है ना, उनमें इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी रहती हैं और बहुत रिएक्टिव हैं आपके मोनोसैकेराइड्स। कुछ एरियल ऑक्सीडेशन भी हो जाता है जिसकी वजह से ना बहुत सारे एरर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं एस्टिमेशन में। आ रही है मेरी बात समझ में? इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एस्टिमेशन है वो स्टोइशियोमेट्रिक नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट प्रिडिक्ट करना ग्लूकोज का सोल्यूशन में डायरेक्टली बाय टाइट्रेशन विद फेलिंग सोल्यूशन इज स्लाइटली डिफिकल्ट, बट देयर इज अ वे आउट। व्हाट इज दैट वे आउट? The way out is that you prepare a standard solution of glucose. Glucose is a primary standard. ठीक है? ग्लूकोज का स्टैंडर्ड सोल्यूशन आप बना लीजिए, उससे फेलिंग सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, ठीक है? आपने यहाँ पे ग्लूकोज कोई और रिड्यूसिंग एजेंट भी आप लेके स्टैंडर्डाइज कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे एलिमेंट ऑफ एरर जो इस टाइट्रेशन में होना है हम उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, ठीक है? बाय टेकिंग ग्लूकोज एज द प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर द टाइट्रेशन, हमने जो सारे एरर्स है ना उसको नलीफाई कर दिया। जितना एरर यहाँ पे है वही एरर यहाँ पे है, तो दोनों एरर जो हैं वो स्ट्राइक ऑफ हो जाएंगे, नेट एरर विल बी मिनिमाइज्ड। आ रही है मेरी बात समझ में? So one way to improve the accuracy of this estimation is to use glucose as a primary standard to determine the normality of the Fehling solution, and then use that standardized Fehling solution to determine the strength of the given solution of glucose. आई मेरी बात समझ में बेटा जो मैंने बोला? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक तो ये तरीका हो गया बेटा। दूसरा एक तरीका है, जितनी भी आपने टाइट्रेशंस देखी हैं, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन, जहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट अगेन एक्ट्स एज अ सेल्फ इंडिकेटर, बाकी सारी टाइट्रेशंस में जितने भी वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशंस हैं आप एक इंडिकेटर डालते हैं। Yes, ma'am. Yes, डालना ma'am. Yes, पड़ेगा। ma'am. इंडिकेटर का रोल क्या होता है? इट हेल्प्स यू टू विजुअलाइज द एंड पॉइंट विद वन ड्रॉप चेंज। Yes, ma'am. Yes. So there is an alternate method to do the glucose estimation. उसमें क्या करते हैं हम, ये डाई यूज करते हैं। This is methylene blue, which is a redox indicator. आपने यूज किया है redox titrations में? Yes, ma'am. Methylene blue. True तो नहीं Methylene blue किया, के but मतलब पढ़ा है ना इसके बारे में? Yes, ma'am. शायद नहीं किया होगा बेटा, कोई बात नहीं, बट पढ़ा जरूर होगा इसके बारे में। जो मिथिलीन ब्लू है ना बेटा, थायोजीन डाई है, इसमें नाइट्रोजन भी है रिंग में और सल्फर भी है रिंग में, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है? तो ये जो है, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं ना तो ये ब्लू कलर की रहती है, ये है, ये इसका रेजोनेंस फॉर्म है, शोइंग द एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है? दिस इज द ब्लू कलर इन द ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन जब आप इसमें रेड्यूसिंग एजेंट डालेंगे ना
तो क्या होगा, इट गेट्स रेड्यूस टू दिस फॉर्म। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, देख रहे हैं, ये दोनों रिंग्स आइसोलेटेड है। यहाँ पे आप देख Yes. सकते हैं देयर इज एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल Yes, बॉन्ड ma'am. ऑल्टरनेटिंग, देयर इज एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। नाउ जनरली आपको 5th सेमेस्टर में अभी आप पढ़ रहे हैं, अगले सेमेस्टर में बढ़ाऊंगी जब मैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो बताऊंगी आपको बेटा जितना भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन रहेगा ना, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल का कलर जो है ना वो डीप रहता है। अगर मॉलिक्यूल में एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो मॉलिक्यूल कलरलेस होते हैं, ठीक है। So one reason for a Yes, molecule ma'am. to be colorless is because it is lacking extended conjugation. क्या होता है, reducing medium में ये conjugation break हो जाती है, जिसकी वजह से ये molecule जो है वो colorless होता है, ठीक। So because of this color chemistry, methylene blue can be used as an indicator in the glucose estimation. डाई केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगी आपको तो बताऊंगी इसके बारे में। 6th सेमेस्टर में शिफ्ट हो गया आप तो पहले क्या है, दिस इज कॉल्ड ल्यूकोमिथिलीन ब्लू बोलते हैं इसको। दिस इज मिथिलीन ब्लू, दिस इज कॉल्ड ल्यूकोमिथिलीन ब्लू विच इज कलरलेस। ये जो इंडिकेटर है ना बेटा बहुत ही सेंसिटिव है। It can give you the end point with 1 drop color change। जैसे आपकी डाइक्रोमेट टाइट्रेशंस होती हैं, या आपकी जो और मोहर सॉल्ट टाइट्रेशन है, या पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन है, which are very very sensitive। 1 drop color change से आप end point identify कर सकते हैं। In the identical manner using methylene blue as an indicator in the glucose titration, you can determine the end point with 1 drop change। ठीक बेटा? Yes, ma'am. End point is what? Blue to colorless। Colorless. है ना? मैम ये ल्यूकोबैक्स था मैम, जो ये लिखा हुआ था ल्यूकोबैक्स। ल्यूकोबेस है, ल्यूकोबेस। Okay. Leucobase is a terminology which is used in dye chemistry। जब डाइज पढ़ाऊंगी ना तुम्हें तो समझाऊंगी और डिटेल में। जो रिड्यूस फॉर्म होती है ना डाई की, जो कलरलेस फॉर्म होती है, उसको ल्यूकोबेस बोलते हैं, ठीक है। तो Now let us understand the reaction and the chemistry of Fehling solution test, which is the basis of glucose estimation। आपने किया है ये चीज बेटा। अगर हम रिएक्शन देखें ना बेसिकली, तो रिएक्शन तो यही है जो तुमने एल्डिहाइड में पढ़ा है। Cupric ions in the alkaline medium acts as an oxidizing agent। The aldehyde is oxidized to corresponding carboxylic acid salt, and the cupric ions is reduced to red colored cuprous oxide and water। यही रिएक्शन होता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं है बेटा, हमने अभी 5 मिनट पहले बोला कि जो Fehling solution A है, that is aqueous solution of copper sulfate, ठीक है, and Fehling B is sodium potassium tartrate in the alkaline medium। अब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा कॉपर टार्ट्रेट बनता है। अभी रिएक्शन लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये ब्लू। अब इतनी बात तुम्हें समझने की जरूरत है बेटा, जब हमें क्यूप्रिक आयंस चाहिए और हमें सिर्फ एल्कली चाहिए, तो हमारा ये क्या कर रहा है, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी। ये कहीं रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है, टार्टारिक एसिड, इसकी क्या जरूरत पड़ गई हमें? क्या हम डायरेक्टली ये नहीं यूज कर सकते थे? क्या हम डायरेक्टली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट नहीं यूज कर सकते Fehling सॉल्यूशन टेस्ट में? बताया मैंने तुम्हें, बताओ मुझे, किसी को याद है तो। मैम हमें तो एल्कलाइन मीडियम चाहिए ना उसको वर्क करने के लिए। आयुषी मेरे बच्चे, मैंने वही तो बोला, तुम जो Fehling A ले रहे हो वो एक्वस कॉपर सल्फेट ले रहे हो ना,
तो मैं अल्कलाइन Yes, सोल्यूशन ले ma'am. कॉपर सल्फेट का एक रिएजेंट अप्लाई डायरेक्टली, उससे मेरा काम हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं कर रही मैं? क्यों फालतू में केमिकल्स वेस्ट कर रही हूँ? क्यों एक्स्ट्रा मैंने पोटेशियम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिया? उसका रिएक्शन में कोई यूज ही नहीं है। आप देख लो ना रिएक्शन में क्या है, क्यूप्रिक आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है। ये क्या कर रहा है मेरे रिएक्शन में? मैम ये ब्लू टू रेड कलर में कन्वर्ट होने में पता चले। तो रेड तो यहाँ से होना है, मेरे को कॉपर आयन चाहिए उसके लिए। आशिया यस मैम। अब समझो एक चीज बेटा, डायरेक्टली अल्कलाइन सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का हम यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाएगा तो हमारे पास इनफ कॉपर आयन सॉल्यूशन में नहीं रहेगा ऑक्सीडेशन के लिए, और वो क्वांटिटेटिव नहीं होगा ना। आप एस्टिमेट कैसे करेंगे कितना प्रेसिपिटेट हो गया, कितना सॉल्यूशन में रह गया? अरे मेरी बात समझ में बेटा? Yes. Yes, ma'am. Yes, You ma'am. put the question. Yes, Yes, ma'am. ma'am. This is precisely the reason why you do not prepare alkaline solution of copper sulfate. You prepare aqueous solution of copper sulfate with a tinge of acid. That is to prevent hydrolysis. याद है? स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाने के लिए सीखा होगा आपने कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, याद है? इनऑर्गेनिक टाइट्रेशंस में करा होगा आपने Yes, ma'am. ना? Yes. थोड़ा सा एसिड डालते हैं ना उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस। यस मैम। Yes. वो फेलिंग सोल्यूशन है जिसमें हम टिंज ऑफ एसिड डालते हैं जस्ट टू मेक द मीडियम एसिडिक, ताकि वो हाइड्रोलाइज होकर अगेन कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट ना कर दे, वो टर्बिड हो जाएगा नहीं तो सोल्यूशन आपका। और दूसरा हम सोल्यूशन बनाते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का अल्कलाइन मीडियम में। तो क्या होता है जब हमने इन दोनों को मिक्स किया ना, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स कॉपर टार्ट्रेट बन जाता है बेटा। ठीक है? अब ये क्या करता है? रोशेल सॉल्ट का क्या काम है? मैंने अभी पूछा आपसे। रोशेल का सॉल्ट का काम है कॉपर को सोल्यूशन में बांध के रखना, ताकि वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होकर कॉपर हाइड्रोक्साइड बना के प्रेसिपिटेट ना हो जाए। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. कीप क्यूप्रिक आयंस इन सोल्यूशन। और जब आपको चाहिए, जैसे आप हीट करते हैं ना, आपको याद है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में हीट करना पड़ता है बेटा, बॉइलिंग वाटर बाथ में हीट करते हैं आप, Yes, ma'am. Let me pretty good. है ना? Heat करने के जैसे बाद. आप हीट Yes. करेंगे तो धीरे धीरे कॉपर आयंस इससे डिसलॉज होंगी, और धीरे धीरे क्योंकि डिसलॉज हो रही हैं तो साइमल्टेनियसली ये ऑक्सीडेशन होता रहता है। तो इनफ कॉपर आयन सोल्यूशन में होती नहीं है कभी भी कि हाइड्रोक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट हो जाए क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बना के। आ गई मेरी बात समझ में बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the role of tartaric acid is to keep copper ions in solution and release them as and when required for the oxidation reaction. Clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes.
क्या था, प्रोसीजर समझते हैं कि कैसे करना है आपको ये एस्टिमेशन। तो ब्रॉड आपको प्रिंसिपल से समझ में आ गया। फर्स्ट हाफ में हम क्या करेंगे, फेलिंग सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करेंगे, उसकी नॉर्मलिटी निकालेंगे, स्टैंडर्ड ग्लूकोज का सोल्यूशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज फेलिंग सोल्यूशन को गिवन सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज के साथ में टाइट्रेट करके उसकी नॉर्मलिटी निकाल के उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे। ये तरीका है इसका एस्टिमेशन का, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 0.44 mm 0.044 m ग्लूकोज सोल्यूशन हम नॉर्मली बनाते हैं। 100 ml सोल्यूशन बनाएंगे because we should be working with minimum volumes of solution without wasting excesses of chemicals। तो 250 ml के सोल्यूशन हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे जब अपने फर्स्ट ईयर में बनाते रहे होंगे हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। तो 0.8 ग्राम ग्लूकोज मेजर करके एग्जैक्टली कितना होता है फोर्थ स्टेज तक वो आपको करना होगा। जब आप करेंगे लैब में तो 100 ml में उसको ट्रांसफर करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डाल के पहले उसको डिसॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में यू विल मेक अप द वॉल्यूम अप टू द मार्क, रिप्लेस द स्टॉपर एंड होमोजेनाइज इट। दैट विल बी योर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद 100 ml फेलिंग ए और 100 ml फेलिंग बी एक ड्राई बीकर में लेंगे, है ना बेटा। ड्राई बीकर में लेके उन दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आपका डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन आ जाएगा। डीप ब्लू कलर के सोल्यूशन को आप ब्यूरेट में ट्रांसफर करेंगे। एक चीज याद रखेंगे बेटा, फेलिंग सोल्यूशन जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए उसको पाइपेट नहीं करना है आपको, ठीक है। बल्ब सकर से भी नहीं करेंगे हम डायरेक्टली, क्योंकि वॉल्यूम हमें चाहिए तो हम ब्यूरेट से उसको डायरेक्टली ले लेंगे। जो फेलिंग ए है ना, पढ़िएगा अभी, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इट इज हाईली टॉक्सिक। दूसरा जो फेलिंग बी सोल्यूशन है ना, इट इज हाईली स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है, इट इज हाईली कोरोसिव, ठीक है। इसीलिए कभी भी पाइपेट नहीं करना है इनको, ठीक है। इसको हम ब्यूरेट में ट्रांसफर करेंगे और 10 ml ब्यूरेट से ड्राई कोनिकल फ्लास्क में इसको हम कलेक्ट करेंगे और इस सोल्यूशन को बॉईल करेंगे। ये एस्टिमेशन को एक्यूरेटली करने का एक ही सीक्रेट है, एंड दैट सीक्रेट इज टू डू दिस टाइट्रेशन, टू डू दिस वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन इन बॉइलिंग कंडीशन। योर टाइटरिंग सोल्यूशन, योर टाइट्रेंट शुड ऑलवेज बी बॉइलिंग। अगर आपको लगे कि थोड़ा ठंडा हो रहा है तो साथ में वायर गॉज हमेशा तैयार रखना है, ठीक है। वायर गॉज पे उसको बॉइलिंग कर लेना है और फिर आपको ब्यूरेट से एडिशन को स्टार्ट करना है। तो यू विल देन फिल योर ब्यूरेट विद द स्टैंडर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक। नाउ स्लाइटली डिफरेंट मेथडोलॉजी है बेटा इस वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन को करने की। वो क्या है, इसको समझने की जरूरत है आपको। 1 ml के लॉट में ग्लूकोज को रन डाउन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 1 ml डालेंगे, शेक करेंगे, कलर चेंज देखेंगे, कहीं ब्लू से रेड तो नहीं हो रहा। ऑब्वियसली यहाँ पे आप ना समझ सकते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन जो है आपका, जो मिक्स करके आपने कॉपर टार्ट्रेट बनाया था, वो डीप ब्लू कलर का है, और जैसे जैसे आपका एंड पॉइंट आएगा तो एंड पॉइंट पे आपका रेड प्रेसिपिटेट दिखाई देगा और जो सुपरनेटेंट लिक्विड है वो कलरलेस होगा। आगे मेरी बात समझ में? So every time you will add 1 ml of glucose into the titration flask and you will shake it and you will see कि क्या कलर है। देखो आप कलर देखना ना, कलर सोल्यूशन में सबसे आसान तरीका तुम्हारे को, आई एम श्योर तुम्हारे इनऑर्गेनिक टीचर्स ने ये बात बताई होगी, हमेशा यू मस्ट सी इट अगेंस्ट अ वाइट टाइल, ठीक है ना। वाइट टाइल या वाइट सरफेस के अगेंस्ट देखेंगे तो बिल्कुल सही से दिखाई देता है। और दूसरी चीज, क्योंकि ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं सोल्यूशन में, 2-3 ml डाल के आप अपने कोनिकल फ्लास्क को थोड़ा सा टिल्ट करिए और सेटल होने दीजिए सोल्यूशन को, कि सॉलिड अगर सस्पेंडेड है तो नीचे आए, तो देखिए कहीं नीचे रेड कलर का सॉलिड सेटल होना शुरू हो गया कि नहीं हो गया।
रेड कलर का सॉलिड सेटल होना शुरू हो गया, इंडिकेट्स कि आपका रिएक्शन हो रहा है। बट जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा सुपरनेटेंट लिक्विड जो है वो ब्लू रहेगा बेटा। जैसे ही आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो सुपरनेटेंट लिक्विड जो है वो कलरलेस हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? Yes. और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बोल दिया, ये एडिशन करते समय टाइम टू टाइम वायर गॉस पे बॉयल करते रहेंगे सोल्यूशन को, ताकि बॉइलिंग कंडीशन हो। अगर बॉइलिंग नहीं होगी तो कॉपर आयंस एक्सट्रैक्ट नहीं होंगी, कॉपर आयंस एक्सट्रैक्ट नहीं होगी तो आपका रिएक्शन नहीं होगा ना बेटा। इसलिए बॉइलिंग कंडीशन को मेंटेन करना है। आ गई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। सपोज करिए 9 ml पे आपको नीचे रेड सॉलिड तो दिख रहा था, लेकिन सुपरनेटेंट लिक्विड जो है वो अभी भी ब्लू कलर का था। और जब आपने 1 more ml डाल दिया, मतलब 10 ml ग्लूकोज सोल्यूशन ऐड हो गया, तो आपने देखा कि सुपरनेटेंट लिक्विड जो है ना अब कलरलेस हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्या करें, एक बार उसको अच्छी से बॉईल करें। ठीक है, बॉईल करें, फिर आप उसको ना थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल पे आपने उसको टिल्ट करना है अपने वर्किंग बेंच पे और उसको सेटल होने देना है सॉलिड को। फिर कलर देखेंगे, अगर वो आपको एब्सोल्युटली कलरलेस लिखता है तो इसका मतलब है आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आपका एंड पॉइंट अटेन हो गया। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा? यस Yes. यस मैम। यस मैम। सुपरनेटेंट लिक्विड कलरलेस लगा, अच्छी से 2 मिनट उसको बॉईल कर लो वायर गॉस पे सोल्यूशन को, और फिर उसको 45 डिग्री टिल्ट करके सेटल होने दो। सॉलिड नीचे सेटल हो गया, वापस देखो सुपरनेटेंट लिक्विड का क्या कलर है। अगर वो कलरलेस है तो आपका टाइट्रेशन एंड पॉइंट आ गया, अगर नहीं है तो यू हैव टू ऐड अनदर 1 ml ऑफ ग्लूकोज एंड रीचेक अगेन। हैव आई मेड माय सेल्फ क्लियर? मैम मीन यस मैम। जब हमने ऊपर से डाला, जब हमने डाला तो मैम वो मे बी स्टार्टिंग में दिखेगी सुपरनेटिंग कलरलेस है, बट जो अल्टीमेट है वो बॉइलिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि वो हुआ कि नहीं हुआ। एब्सोल्युटली, कुछ कॉपर आयंस कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना? यस एक बार मैम, अच्छे यस से मैम। बॉयल करके कंफर्म कर लो कि सुपरनेटेंट लिक्विड आपका एक्चुअली कलरलेस है, तो आपका एंड पॉइंट आ गया। इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब रीडिंग को यस कैसे एनालाइज करना है ये समझ लो। 9 ml पे मैंने कहा सुपरनेटेंट लिक्विड ब्लू कलर का था, और 10 ml पे सुपरनेटेंट लिक्विड जो है वो कलरलेस हो गया। इसका मतलब है आपका जो एंड पॉइंट है वो 9 ml और 10 ml के बीच में है। ठीक है, तो क्योंकि ये एस्टिमेशन उतना एक्यूरेट नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीका अपनाया हुआ है हमने टू अराइव एट द एक्यूरेट वैल्यू। Now from the first iteration I know the approximate range where my end point is going to lie. ठीक बेटा? यस मैम। मैम। यस मैम। Now next iteration वापस आप रिपीट करेंगे, 9 ml तक वैसे ही डालेंगे जैसे आपने पहले डाला है। ठीक, 1 ml के लॉट में 9 ml डालने के बाद एक बार उसको अच्छी से बॉईल करेंगे, और उसके बाद में सब्सिक्वेंट एडिशंस जो है आपको 0.1 ml के लॉट में करेंगे। आप आई मेरी बात समझ में बेटा? यस मैम। तो नाउ Yes, यू yes, विल ma'am. गेट द एग्जैक्ट एंड पॉइंट की 9.4 पे तो वो कलर्ड था और 9.5 पे वो कलरलेस हो गया। ठीक है, so that means your end point will be 9.5 ml. Have I made myself clear? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ऑल्टरनेटिवली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 ml डाल लिया, 9 ml डालने के बाद 3 से 4 ड्रॉप मिथिलीन ब्लू सोल्यूशन की डाल दो। ठीक है, आपका सोल्यूशन डीप ब्लू हो जाएगा, उसको अच्छी से बॉईल कर लो। उसके बाद आप 0.1 ml अपना ग्लूकोज सोल्यूशन डालना शुरू करो, और फिर देखो कि आपका सोल्यूशन का कलर ब्लू से कलरलेस कब होता है, वो वॉल्यूम नोट कर लो। दोनों तरीके से कर सकते हैं बेटा इसको। ठीक है,
एक तो बिना इंडिकेटर के हो गया, जब सिर्फ रेड प्रेसिपिटेट आएगा नीचे और आपका कलरलेस सोल्यूशन होगा, और मिथिलीन ब्लू डाला तो क्या हुआ, आपका सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गया। मोर एक्यूरेटली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं वन ड्रॉप चेन से अगर आप इंडिकेटर ऐड करें। ठीक है, तो दोनों तरह से समझ में आ गया कैसे होगा टाइट्रेशन, कैसे आपने एंड पॉइंट निकाला। यस मैम। रिपीट दिस प्रोसीजर टू गेट 3 कॉन्कॉर्डेंट वैल्यूज। ऐसे करते हैं ना जब स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं बेटा, यस मैम। स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे और फेलिंग सोल्यूशन की हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करके फिर अब सेम प्रोसीजर हम गिवन के साथ में रिपीट करेंगे। ठीक है, वही स्टैंडर्डाइजेशन की 9 और 10 के बीच में आ रहा है या कितने के बीच में आ रहा है, क्योंकि फ्रेश सोल्यूशन यूज किया है तो वो 1 ml वाला स्टैंडर्डाइजेशन वापस करना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू रिपीट इट। आई मेरी बात समझ में बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because this is a different solution, different strength of glucose. ठीक? So now know the approximate range in the first iteration and then use 0.1 ml to arrive at the exact value of glucose solution required for complete reduction of the given 10 ml filling solution. Clear? Yes. Yes, ma'am. अब आपको रिकॉर्ड कैसे करना है और कैलकुलेशन कैसे करना है ये देखो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डिसॉल्व्ड W grams of glucose in 100 ml ना to make the standard solution, ठीक है, कितना वॉल्यूम यूज किया आपने फेलिंग सोल्यूशन का? 10 ml गिवन सोल्यूशन के साथ भी और स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ, दोनों के साथ 10 ml यूज किया है आपने। Yes, ma'am. If V1 is the volume of glucose used for the standard glucose solution and V2 is the volume of glucose used for the given glucose solution, ठीक है, so in that case what will happen is you will get this equation, 10 ml of Pelling solution will be equal to V1 ml of standard glucose solution which is equal to V2 ml of given glucose solution. Is it right or not? इसको मत देखो, ये मैं बताऊंगी अभी कैसे आया, इसको मत ध्यान दो। इतना ठीक है कि नहीं है? ये तो लॉजिकल बात है ना? Yes, ma'am. P1, P2 ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो 100 ml जो आपने सोल्यूशन बनाया था स्टैंडर्ड ग्लूकोज का, ठीक है, उसमें कितना डिसॉल्व किया हुआ था ग्लूकोज? W ग्राम, ठीक है। W gram, yes. तो yes, V1 ml ग्लूकोज है, इसमें कितना ग्लूकोज होगा? W by 100 into V1। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो आ गया ये आपका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And this is also equal to V2 ml of glucose. तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया? V2 ml of the given glucose solution is equal to W by 100 into V1 grams of glucose. तो अगर V2 ml जो गिवन सोल्यूशन है हमारा, उसमें इतना ग्राम्स ग्लूकोज है, तो 1000 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन में कितना ग्राम ग्लूकोज होगा? दैट विल गिव अस द स्ट्रेंथ। Strength is in grams per liter. That is what we want to find out. How many grams of glucose is present in 1000 ml of the given solution? Yes? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Gram. होगा ये, वही आपका यूनिटरी मेथड हो गया बेटा, by 100 into V1 by V2 into 1000 grams of glucose. करेक्ट है? Yes, Yes, ma'am. तो स्ट्रेंथ Yes, का ma'am. फॉर्मूला क्या हो गया ग्लूकोज का सोल्यूशन का? स्ट्रेंथ विल बी W into V1 by V2 into 10 grams per liter. Is it right or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है,
तो ये आपने फॉर्मूला यूज करना है बेटा टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ मैम जो W है यहाँ पे मैम हमने जैसे 8 ग्राम से बनाया था तो 0.8 यस मैम, तो मैम वही वैल्यू डाल देनी है बस यहाँ पे। बिल्कुल फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल था जो मैंने तो आपको अप्रॉक्सीमेटली बता दिया ना 0.8 देखो हमारे को 0.04 मोलर सोल्यूशन बनाना है, ठीक है 0.044 टू बी एक्यूरेट, ठीक है। तो वो बनाने के लिए ग्लूकोज 180 ग्राम्स पर लीटर होता है उसका मोलर मास, तुम देख लो कितना आएगा 100 ग्राम्स के लिए 0.04 मोलर बनाने के लिए, है ना, उतना ले लिया है हमने 0.8 ग्राम, जितना आपका एक्यूरेट आया फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल तक वो आप यहाँ पे डाल देंगे बेटा। हाँ जी ठीक, थैंक यू मैम। तो सारे बच्चों को कैलकुलेशन समझ में आ गई, कैसे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया और कैसे आपने ग्लूकोज की स्ट्रेंथ निकालनी है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओनली गर्ल्स टॉक इन दिस क्लास, Yes. बॉयज तो शांति से बैठते हैं क्या, क्यों बेटा? टीचर भी फीमेल्स, रिस्पॉन्स भी फीमेल्स, हाँ ऐसा कुछ है क्या? बॉयज? यस मैम। भैया मैं तो भाषा भी बाइलिंगुअली इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में बात नहीं करती हूँ आजकल, ताकि जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी में दिक्कत हो तो उनको भी समझ में आ जाए। कुछ चीज़ें आपने इस टाइट्रेशन को करते समय नोट करनी है या ध्यान देना है इन चीज़ों पे, वो क्या चीज़ें हैं बेटा? है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ब्यूरेट या बल्ब सकर, वो बल्ब वाला ना यूज करके बेटा वो दूसरा जो होता है ना जो आपने आई थिंक ग्रेजुएटेड वाला होता है फिजिकल केमिस्ट्री में यूज किया होगा, वो वाला यूज कर लेते हैं हम, थोड़ा बेटर है। बल्ब सकर से इतना एक्यूरेटली होता नहीं है, जो हमारी लैब में बल्ब सकर से इतने एफिशिएंट नहीं है, तो मेजर करने के लिए पाइपेट नहीं करना, समझने की बात ये है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज है, अब आप सोचिए कि हमने जब चाहिए था तब फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स किया और फौरन इस्तेमाल कर लिया। फेलिंग सोल्यूशन को कभी बना के नहीं रखते हैं, बना के रखने से डिटीरियोरेट हो जाता है, अलग अलग फेलिंग ए और फेलिंग बी को रखते हैं, क्योंकि ऑन स्टैंडिंग ऑल्सो कॉपर टार्टरेट से कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसलिए फेलिंग सोल्यूशन इज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रेश एंड यूज्ड इमीडिएटली, ठीक है? यस मैम। यस मैम। और तीसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, टाइम टू टाइम टाइट्रेशन करते समय, आपको वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करते समय आप अपने टाइट्रेशन फ्लास्क को 45 डिग्री एंगल पे वर्किंग बेंच पे रखेंगे और सोल्यूशन को सेटल होने देंगे, देखेंगे कि सुपरनेटेंट लिक्विड का क्या कलर है, ताकि आप एंड पॉइंट को एक्सीड ना कर जाए बेटा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखते हुए ये भी ध्यान रखना है, वापस टाइट्रेशन करने से पहले उसको बॉयल करेंगे दोबारा। आ गई बात समझ में बेटा? यस मैम, Yes, ताकि ma'am. सारे प्लस एक्सट्रैक्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड वेरी क्लियरली यू कैन सी दैट दिस एस्टिमेशन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रिड्यूसिंग शुगर। आगे जब हम डाइसैकेराइड्स की बात करेंगे तो कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जैसे आपका टेबल शुगर है बेटा, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बताएंगे कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से हैं और क्यों नॉन रिड्यूसिंग है। अभी इतना समझ लो कि रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए ही यूज हो सकता है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि कलर चेंज जो है वो क्यूप्रिक आयंस को क्यूप्रस में रिड्यूस होना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा तभी तो रिड्यूस होगा, नहीं तो कैसे एस्टिमेशन करेंगे आप, ठीक है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। मैंने ये आपको बता दिया है, डिटेल में बात, ये भी मैंने आपको बता दिया कि मिथलिन ब्लू को कैसे इस्तेमाल करना है, और ये मिथलिन ब्लू का प्रिपरेशन है 1 ग्राम इन 100 ml डिसॉल्व करके बनाते हैं। अब ये वीडियो है बेटा, बहुत एक्यूरेट नहीं है ये वीडियो, बहुत अच्छा वाला वीडियो मुझे नहीं मिला, एक सिमुलेशन ज़रूर मिली। आजकल क्या है, फ्लैश प्लेयर बंद हो गया, नहीं तो बहुत अच्छा एक वीडियो भी था हमारे पास, फ्लैश प्लेयर नहीं चल रहा तो वो वीडियो मुझसे तो चला नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी, उन्होंने कुछ ऑल्टरनेट रूट भी बताए थे। एनीवे,
अगर मुझे मिल जाएगा वो तरीका फ्लैश प्लेयर के बिना उसको रन करने का तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो किसी बच्चे को आता है तो ज़रूर मुझे बता देना, तो मैं कोशिश करूंगी उसको वैसे रन करने की। एक और वीडियो मिला है, उससे कम से कम आपको कुछ विजुअल आइडिया होगा, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ की जा रही है। तो शेयर करती हूँ आपको मैं अभी। तुम्हारे को भी स्क्रीन में शेयर नहीं होगा ना, ये दिख नहीं रही होगी ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। Estimation of glucose by Felling's method. Yes मैम, visible. Weighing machine, conical flask, volumetric flask. बेटा दिख रहा है वीडियो चलता हुआ स्क्रीन पे? Yes ma'am. Yes, Audio. ma'am. Yes मैम. यस मैम, ऑडियो भी है। यस। Pipette, funnel, beaker, stirrer, burette and burette stand. Chemicals required are potassium sodium titrate, cupric sulfate, sodium hydroxide, dextrose and distilled water. First we have to prepare Felling solution. For that we have to add 3.5 gram of cupric sulfate. फेलिंग भी आपको बना के देंगे हम लैब में, तो आपको फेलिंग भी बनाना नहीं पड़ेगा। 17.5 gram of potassium sodium titrate, 1.25 gram of dextrose, and 5.06 gram of sodium hydroxide. For Felling solution A preparation, cupric sulfate dissolved in distilled water and transfer the cupric sulfate solution into a volumetric flask using funnel. Shake well and make up to the mark with distilled water. And Felling solution A is prepared. For Felling solution B, NaOH and sodium potassium titrate dissolved in distilled water and transfer the solution into a volumetric flask and make up to the mark. Then we have to prepare dextrose solution. Dextrose dissolved in distilled water. Transfer the solution into a volumetric flask. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ग्लूकोज का आपको अपने आप बनाना पड़ेगा। गिवन सॉल्यूशन ग्लूकोज का हम आपको देंगे एस्टिमेशन के लिए। ऐसा ही होता है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तो तुम खुद ही बनाते हो एस्टिमेशन के लिए। Yes. Yes ma'am. यस मैम। And make up to the mark. तुमने 250 ml बनाया, हम 100 ml ही बनाएंगे। Then fill the burette with dextrose solution. First we have to standardize Felling solution. For that we have to prepare 5 ml of Felling solution A and 5 ml of Felling solution B into a. I have told you, you will not prepare Felling solution. You will transfer the mixture to a burette and then you will take from the burette. ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. Conical Yes flask. ma'am.
To that add 10 ml of distilled water. Boil the reaction mixture for few minutes. वायर गॉस पे हीटिंग करना है बेटा, उसको बॉयल करना है. You have to bring it to boil before you start the titration. When the solution is boiling, titrate it against dextrose solution. When the solution is cooled, once again we have to boil. We have to titrate them in boiling condition only. See the color change. Blue gray to red PPT with clear solution. First the solution is not clear. After few minutes the solution is clear. Titrate for concordant value and same procedure followed for unknown solution. थोड़ा सा आपको रफ आइडिया हुआ होगा बेटा कैसे किया गया ये. यस मैम. एक सिमुलेटर है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ वो कैसे वर्क करता है. सिमुलेटर पे आप काम करेंगे और आप रीडिंग्स रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड फाइल में अपलोड करेंगे. इसको मैं एक लिंक बता दूंगी आपका रिकॉर्ड फाइल के लिए. अभी शेयर कर रही हूँ 1 मिनट में. ये देखिए बेटा, ये आपका सिमुलेटर है. लिंक मैं आपको टीम्स में शेयर कर दूंगी. अब क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट शुगर सोल्यूशंस उन्होंने दिए हुए हैं. नेचुरल फ्रूट जूसेस दिए हैं इन्होंने, वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट है, कोकोनट है, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई भी आप ले सकते हैं अगर आपने वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट यूज किया. स्पीड ऑफ ड्रॉप एडिशन उन्होंने लिखी हुई है. मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए 0.1 इज द बेस्ट, आपको पता है 1 ड्रॉप ऐड होना चाहिए एक टाइम पे. आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रही हूँ स्पीड को, ताकि आपको मैं सारा कुछ दिखा सकूँ कि करना कैसे है आपने इसको. ठीक है, और फिर आपने इसको स्टार्ट का बटन हिट करेंगे. ये इन्होंने नॉर्मेलिटी ऑलरेडी दे रखी है फिलिंग सोल्यूशन की. तो यहाँ पे तो ना आपने क्या करना है, N1V1 = N2V2 यूज करेंगे. ग्लूकोज की नॉर्मेलिटी निकाल के उसको 180 से मल्टीप्लाई करके उसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे. बता देती हूँ. अब देखो रन देगा. You add methylene blue. Now methylene blue has to be added towards the end. Remember, मैंने बोला था ना 9 और 10 के बीच में जहाँ पे आपका एंड पॉइंट है उसमें डालना है आपको. याद है कि नहीं? यस मैम. यस मैम. को हिट करेंगे और मिथिलीन ब्लू को हिट करेंगे और वापस से स्टार्ट करेंगे. और ध्यान रखना है बेटा, कब वो सोल्यूशन आपका रेड से कलरलेस हो जाएगा, इमीडिएटली स्टॉप के बटन को हिट करना है आपने. ये देखा आपने, कलरलेस हो गया सुपरनेटेड लिक्विड. यस मैम. और ये आपकी वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन यूज्ड. और वाटरमेलन सोल्यूशन यूज्ड. ठीक है. यस मैम. को 3 बार रिपीट करेंगे, 3 कॉन्कॉर्डेंट वैल्यूज देंगे आप, है ना.
आपका मन करे तो दूसरों के साथ भी करके कर सकते हैं, इसको वॉल्यूम को चेंज करके इसको देख सकते हैं कैसे आपकी वैल्यूज चेंज होती हैं, तो दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे बेटा कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा ऑल्टर्ड प्रोसीजर आपका रहेगा, वो मैं आपको भी समझा देती हूँ। देखो आपको ना फेल्डिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दी हुई है बेटा, ठीक है। आपको पता है N1V1 इज N2V2। अगर ये आपका फेल्डिंग सॉल्यूशन है और ये आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ठीक है, तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए बेसिकली आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है। N1 आपको गिवन है, ठीक है। V1 आपको मालूम है, वहां दिया हुआ है 10 ml है। V2 आपका टाइट्रेशन का जो रिजल्ट है वहां से आ जाएगा, ठीक। यस मैम, N2 कैलकुलेट हो जाएगा। N2 N1 V1 by V2, ठीक है। That will be the normality of Yes ma'am. So strength will be N2 into its equivalent weight, that is 180. That will determine the strength of the given solution। ठीक बेटा, ये तरीका अपनाना है आपने इसमें कैलकुलेशन करने का। यस मैम। ठीक है, तो करेंगे इसको, और अगले वेडनेसडे से पहले, ट्यूसडे नाइट को, रात को 12 बजे से पहले आपके ये फाइल्स अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है मैम। तो हम इसको यूज करके जो आपने ये दिखाया है ये मेथड, आप इसका लिंक शेयर करेंगे, हम ऐसे रीडिंग्स निकाल के उस ऑब्जर्वेशन टेबल में और स्ट्रेंथ